वो मेरे अंदर स्थिति थी कि मैं सोचता कि यार मैं परेशान हुआ हूँ, मेरे इतना परेशान कोई जिस कि फाइल में अज्ञात लिखा था उसके लिए मैं पीछे बढ़ जाता था। अब उसको ठीक करना है। लोग सोचते हैं कि मैं इसकी मदद क्यों करूँ, जबकि ये इतना महत्वपूर्ण है लोगों की मदद करना कल की, क्योंकि कल उनको भी जरूरत पड़ती था कार्ड, और कार्ड मारता था लोगों को धर्मशाला में, कार्ड लीजिए आप ब्लड ले लेना, कार्ड लीजिए ब्लड ले लेना, रोइए मत मैं करूँगा। शिवम होटल के सामने एक हॉस्पिटल हुआ करता था गुलाम जलानी जी का, आई थिंक प्रेम हॉस्पिटल करके था वो, तो नीचे बेसमेंट आई थी, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैं इसलिए परेशान था। तब मैंने संकल्प लिया 2010 में कि मेरे पास जो व्यक्ति कैंसर पेशेंट आएगा तो मैं कम से कम अपना काम छोड़ के उसको 1 घंटा कम से कम दूंगा और उसको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो मैं अपनी जेब में से पैसे खर्च करता था, झूठ बोलता पापा से, पापा ये वो ना मेरे को 200 रुपये खर्च के लिए चाहिए, इसलिए चाहिए कोई खर्च के लिए, वो 200 की दवाई लेके उनको दे देता था मैं, या फल यही नहीं समझ पाते थे कि डॉक्टर हमारे तो एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपये दे दिए, मेरे भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको 1 लाख रुपये नगद दे रहा हूँ। आज कोई भी अननोन पेशेंट आता है तो 100 लोग तैयार हो जाते हैं उसकी बात। तालिफ आप देख रहे हैं MTF न्यूज़। आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे समाज जिन्होंने कैंसर पीड़ित मरीजों की सेवा करने को अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा बना लिया। जहां लोग मरीजों भागते हैं वहां सर ने मरीजों को अपने गले से लगाया, दवाई से लेकर हर संभव मदद को वादा करते हैं, उस मरीज का साथ निभाते हैं। हम सर से जानने का प्रयास करेंगे ये सेवा भाव कहाँ से आया और ये संघर्ष कहाँ से शुरू किया। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है MTF न्यूज़ पर। आप बहुत धन्यवाद है आपका, और आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा नाम निर्भय गुप्ता है और संस्था एस सद्भावना वेलफेयर सोसाइटी और सद्भावना कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन फैजाबाद से हूँ। जर्नी शुरू हुई, हम इसके बारे में हमारे दर्शकों को और हमें थोड़ा बताएं। पहले तो दर्शकों को नमस्कार हमारा, और मेरी जो जर्नी शुरू हुई है, मैं जब छोटा था लगभग 18 साल का, तब मैं गीता ब्रिज गोरखपुर की कल्याण पुस्तक पढ़ता था। कभी कभी स्वामी विवेकानंद की सेवा प्रसून आती थी तो मैं देखता था कि लोग जो उनकी कहानियाँ पढ़ता था उसमें देखता था कि लोगों ने जो सबसे बड़ा कार्य है लोगों की मदद करना है। रुपये पैसा कमाना इतना बड़ा कार्य नहीं है, ये जो लोग बाकी में ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करना बहुत आवश्यक है आज के समय में। और जो आज इस कलयुग में लगातार खोते चले जा रहे हैं लोग ख़त्म होते चले जा रहे हैं, लोगों को आइडिया ही नहीं है कि लोग सोचते हैं कि मैं इसकी मदद क्यों करूं, जबकि ये इतना महत्वपूर्ण है लोगों की मदद करना कल की, क्योंकि कल उनको भी ज़रूरत है उनकी, जिसकी आज वो मदद कर रहा है कल उसके साथ भी हो सकता है। तो ये सब मेरी जर्नी 18 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, जब सेवा प्रसून और ये कल्याण पुस्तक पढ़ता था मैं, तो लगातार ये सारी मैं उनके वाक्यांश कहानियाँ पढ़ता था। तब जाके मुझे ललक आई। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मेरा जब मैं लगभग BCom करके ही चुका था, तो इस BCom करने के बाद मैं पहले कोड़ियों के आश्रम गया था शेखावाबाद में, अकेला गया था। एक लेबर थी मेरे साथ में, चकलैया था मेरा को चूड़ी की, चूँकि मैं एक चूड़ी का गोदाम है, तो चकले को लेके उसको पीछे बैठाल के मैं वहाँ कुछ मिठाइयाँ और फल लेके गया था जीवन में पहली बार। लगभग मेरी उम्र उस टाइम पर रही होगी लगभग 20 साल के आसपास का, या 19 से 20 साल के आसपास का रहा हूँगा, क्योंकि BCom करके मैं फ्री हो गया था। उसके बाद मैंने MCom किया। तो वो जो दिन थे मेरे, तो मैं हर संडे गोदाम बढ़ाने के बाद 5 बजे के बाद वहाँ जाता था और कोड़ियों के आश्रम में जाके लोगों को फल बांटता था, मिठाई बांटता था। फिर वहाँ से रिक्वायरमेंट पूछता था उनसे, भाई तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलते थे हमें बीटाडीन चाहिए, हमें पट्टी चाहिए। तो मैं फिर अगले दिन उनके लिए अगले संडे को वो सारा सामान लिस्ट बना के पूरी फिर वहाँ लेके जाता था। फिर धीरे धीरे वो कारोबार आगे बढ़ता गया, चलता गया, बढ़ता गया। फिर मैं आगरा जाना शुरू किया मैंने। आगरा में अनाथालय है जो अपन दाऊजी के लिए जाते हैं, पुराना जो पुल है उससे पहले एक स्वामी मदनानंद अनाथालय आश्रम है, शायद अब वो नहीं है लेकिन उस टाइम पे था। उस टाइम पे लगभग 100 बच्चे थे, उसमें 40 लड़कियां थी और 60 लड़के थे। तो आगरा का कुछ समाज, वहाँ का आर्य समाज लोग, उसकी वो लोग मदद करते थे, तो मैं वहाँ जाता था। मैं भी आर्य समाजी हूँ, मेरी मम्मी आर्य समाजी हैं, आगरा से हैं, लेकिन किसी के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा तो मैं उनके लिए किताबें, पेंसिल, कोई जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी फ़ोन से पूछ के ले आता था, लेकिन वो चोरी छिपे ले आता था। पापा को मालूम नहीं पड़ता था, मम्मी को मालूम नहीं पड़ता था। मैं जाता था, मम्मी को बोलता मम्मी से दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ घूमने के लिए, क्योंकि शाम को 4 बजे गोदाम बढ़ाया, 3 घंटे में होते थे, 1.5 घंटे में वहाँ पहुँचो, 1.5 घंटे वहाँ से आना, आधा घंटा व्यतीत करना। किसी को एग्ज़ाम है तो पूरी लिस्ट बना के तैयार करना, किसको विकास चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर विकास चलता था, क्वेश्चन बैंक चलती थी हमारे टाइम पर।
तो उनकी सारी व्यवस्था को बनाना करना, फिर मैं धीरे धीरे उनसे फ़ोन से बात करना चलता चला गया। तो ये लगातार काम मेरा ये लगातार चलता गया। कभी आगरा, फिर मैंने नया काम शुरू किया सरकारी अस्पताल में टीबी के रोगियों के लिए, और जितने वार्ड से, तब ये जिला अस्पताल हुआ करता था। और यहाँ पर जो आज पैथोलॉजी ब्लड बैंक देखते हैं, वो वहाँ कभी पैथोलॉजी हुआ करती थी फिरोजाबाद में। तो जब मैं वहाँ जाता था, लोगों की मदद करता था, लोगों से पूछता था आपको क्या चाहिए, रात को जाता था 8 बजे के बाद चुपचाप अपनी किसी बंदे को लेके, दोस्त को लेके। दोस्त बोलते हैं चल बेटा बेवकूफ़ है साला, क्या करता है ये काम, गधा है साला, लोग एंजॉय करने जाते हैं, तू मरीजों के पास जा रहा है। तो ये जो भाव था सारा, ये कल्याण पुस्तक से मेरे को आया। मतलब हमारे यहाँ की जो भगवत गीता है, उसी का एक अंश है सेवा प्रसून, उसी का एक अंश है कल्याण पुस्तक, वो मैं पढ़ता था। उसमें तो यही लिखा था परहित समृद्ध धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित करने से बड़ा कोई कार्य नहीं है। पैसा हाथ नहीं कमाएगा, आप भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊंगा, लेकिन उस पैसे का सही रूप में सदुपयोग क्या है, वो होना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ इसने कर लिया, मैं समझता हूँ उसको आत्मसंतुष्टि बहुत मिलती है। हो सकता है आपका बिजनेस कम हो सकता है कि आप बहुत तरक्की नहीं कर पाएँ, लेकिन जो व्यक्ति बाकी में ज़रूरतमंद है, जो उसको एक चाहत है कि यार मेरी कोई मदद करे, अगर वहाँ आप पहुँच गए तो उससे बड़ा कोई कार्य मैं नहीं समझता कोई है। सर, जैसा कि आप एक संस्था के सेक्रेटरी हैं और आप पर जो समाज के अंदर आप जो देख रहे हैं बदलाव, जो आप पिछले 18-20 साल से काम कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ आपको बदलाव देखने को मिला, और क्या, और समाज के लोगों से उम्मीद करेंगे कि जो काम आप कर रहे हैं इसमें आपको क्या कुछ सहयोग मिला, और आगे क्या कुछ अपेक्षा करते हैं आप? हाँ, मैं थोड़ा सा इसके लिए एक आपको वाक्यांश बताता हूँ। जब ये समय कार्य कर रहा था, 2010 से मेरी पत्नी को कैंसर हुआ, जिसको मैंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि ये ऐसा हो सकता है। तो मैं तगादे गया हुआ था चूड़ी के काम से, टूर पे गया हुआ था, लौट के आया, पापा ने मेरे को बताया कि कैंसर हो गया तेरी पत्नी को। तो मैं तो यहाँ रह गया, मेरे पापा, मेरी मम्मी और सास ससुर और मेरी पत्नी सीधे टाटा मुंबई ले गए, क्योंकि मेरा बड़ा भाई डॉक्टर अभय गुप्ता हैं, वो एनेस्थेटिक हैं फिरोजाबाद में, वो तो गुलबर्गा से पीजी कर रहे थे। तो भाई फ्लाइट वो वहाँ पर टाटा मुंबई पहुँच गए। चूँकि वहाँ रहने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी हम लोगों के पास, 7 दिन हम वहाँ रुके, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो वापस वो दिल्ली सर गंगाराम लेके आ गए। तो जब मैं यहाँ से फिरोजाबाद से गंगाराम गया और वहाँ मैंने पत्नी की हालत देखी, तो एक हमें महसूस हुआ कि लोगों को जानकारी नहीं है कैंसर के बारे में है क्या। और वहाँ का जो प्राइवेट हॉस्पिटल है सर गंगाराम का, एफिलेटेड है सिटी हॉस्पिटल राजेंद्र नगर में दिल्ली में। तो उनका जो कॉस्टिंग थी उस टाइम पर, पत्नी के टाइम पर, जब मेरी पत्नी को जो कार्सिनोमा था, फिलामेंटरी का कैंसर था, उस टाइम पर उसका एक बेड की कीमत 3500 रुपये की थी। वो एक हॉल में थे 4 बेड, उसमें से एक बेड की 3500 रुपये की थी उस टाइम पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महंगा रहा होगा। और डॉक्टर संजय अग्रवाल वहाँ के HOD थे। तो जब मैं अपनी आंखों में आंसू भर के उनसे पूछता था, सर उनका पेट बाहर निकल आया है और वो उठ नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है, तो मेरे को बोलता था यार आप जानते नहीं हो ये कितना बड़ा कैंसर है, आपके भाई को मैंने बताया था, आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं आप अपनी पत्नी को ले जाइए। तो वो मैंने स्थितियाँ देखी हैं कि जब पत्नी उठ नहीं पाती थी तो वो थूकती थी, मतलब कफ आ रहा है उसको, लंग्स में भी कैंसर उसको फैल गया था, एब्डोमेन में फैल गया था, पेल्विस से फैल गया था, इवन लिम्फ नोड से फैल गया था। तो जब वो खांसी थी और कफ निकालती तो उसका खून सना हुआ होता था, कफ जो होता था खून में लिप्त होता था। तो मैं उठ नहीं पाती थी, तो उसका मैं मुंह से वो गिराती थी तो हाथ में लेता था, फिर हाथ जाके धोता था मैं कि यार किसी प्रकार से मेरी पत्नी को तकलीफ ना आए। तो जब मैं इतना कर रहा था तो मेरे को लगता था कि यार मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे को आइडिया नहीं है करना क्या है, जानकारी लोगों को है नहीं। डॉक्टर को उसकी फीस चाहिए 2000 रुपये की, उस टाइम पे उसकी फीस 2000 रुपये की थी, OPD फीस सर गंगाराम में, सिटी हॉस्पिटल के प्राइवेट सेक्टर में। चलता गया आता गया, एक कीमोथेरेपी हुई, उसको वेंटिलेटर पे आ गई। मेरे भाई का फ्लैट था दिल्ली में लक्ष्मी नगर में, तो लेके आए उसको, उसका पेट और फूल गया, उसका ब्लड पूरा लॉस हो गया, वो वापस वहाँ वेंटिलेटर पे दौड़ आ गई। डॉक्टर ने मना कर दिया कि पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया है इसके, आप इनको घर लेके जाइए, अगर कीमोथेरेपी का रेस्पॉन्स आता है तो हम करेंगे। वापस आ गए फिरोजाबाद लक्ष्मी यहाँ पर एक उस टाइम पर शिवम होटल के सामने एक हॉस्पिटल होता था गुलाम जलानी जी का, आई थिंक प्रेम हॉस्पिटल करके था वो, तो नीचे बेसमेंट में उनका एक वेंटिलेटर था। तो उस टाइम पे कहीं भी वेंटिलेटर था नहीं।
तो उस वेंटिलेटर पे मेरी पत्नी को लाया गया, यहाँ देखा गया, धीरे धीरे उसको सेंस आना शुरू हुआ, कीमोथेरेपी इफेक्ट हुआ। तब तक लोग जानते ही नहीं थे कैंसर है क्या है, लोग आते थे रोते थे सारे काम। लेकिन ये सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा पजल्ड हो गया, मैंने क्या हो, मैं समझ नहीं पाया कि क्या मुझे करना चाहिए। मैं भी रोता था क्योंकि जानकारी थी नहीं कौन सा इसको कैंसर है। वापस वहाँ से कुछ इसको सेंस है, वापस हम आगरा गए, आगरा डॉक्टर संदीप अग्रवाल के पास, फिर कीमोथेरेपी वापस में सीधा उनको मुंबई ले गया टाटा में द्वारा। फिर टाटा मुंबई ले गया तो मैं और फंस गया। वहाँ जाके मैं रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो एक संत गाड़ी के बाद धर्मशाला थी, तो वहाँ पर नीचे बेसमेंट में मैं तब रुका 8 घंटे। सुबह 7 बजे आ गया था और शाम को 7 बजे लगभग 5 बजे, शाम को 5:30 मैं हॉस्पिटल से वापस आया तो मैं वहाँ के मैनेजर प्रशांत देशमुख से मिला। मैंने बोला, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे अनगिनत लोग थे, आज के टाइम पर भी बहुत बड़ी धर्मशाला है वो, 500 के करीब मैं पेशेंट के आदमी रहता है। तो मैंने देखा इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था मुझे क्या करना है। लोग वहाँ लोग दानवीर लोग खाना बांटते थे, दवाइयाँ बांटते थे, तो मैं भी मेरी सासू माँ लाइन में लग गई। तो उनको लगा कि मेरा ऐसा व्यक्ति सासू माँ से कह रहा है कि लाइन में लोग प्रसाद दे लो संत गाड़गे महाराज का। तो ये सब बात चल रही थी, मन थोड़ा बहुत खिन्न था। वापस आया, वहाँ के मैनेजर से मैं मिला, प्रशांत देशमुख, मैंने उनको बोला प्रशांत देशमुख जी को कि प्रशांत देशमुख साहब, मैं कभी ऐसा हुआ था कि मैं लोगों को बांटता था, आज मैं ऐसी स्थिति है कि मैं आज लाइन में खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा थी, उसने मुझे देखा और मुझसे बोला कि ठीक है ट्रस्टी का रूम खोल देता हूँ आपके लिए। तो मैं तब 15 दिन बाद ट्रस्टी के रूम में रुका था। तो तब मैंने वहाँ कि लोगों की परेशानी समझी। फिर मुझे लगा कि एक ही दिक्कत है कैंसर में, कि अगर लोगों को सही रूप से सही काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति मिल जाए, उसको सही बात बताने वाला व्यक्ति मिल जाए कि आखिर उसको पहुंचना क्या है, पहुंचना कहाँ है, क्या किस डॉक्टर से उसको मिलना है, कहाँ पर उसका इलाज हो सकता है, तो उससे उस मरीज की बहुत बड़ी मदद हो सकती है। क्योंकि लोग सही जगह पहुंचने से पहले लाखों रुपए बर्बाद कर चुके होते हैं। और इतने कुछ, मैं नाम तो नहीं लूँगा, ऐसे तथाकथित डॉक्टर्स हैं कि जो ऐसे मरीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ जीएम भरते हैं। उनकी तो बहुत लगता है उनको कि कैंसर इज इक्वल टू डेथ, इसके अलावा कुछ नहीं करते वो। और वो कीमोथेरेपी के अकॉर्डिंग, रेडिएशन के अकॉर्डिंग, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं उसको मिस कर देते हैं। और जो व्यक्ति नॉर्मल ऑन सर्जन के पास चला जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर लोगों को सही रूप में सही दिशा मिल जाए, सही जगह मिल जाए, तो उनकी लाइफ उसकी बच सकती है। बशर्ते, अच्छा एक बात और बताता हूँ सर आपको, एक बहुत अच्छी बात है ये जी, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैं इसलिए परेशान था। तब मैंने संकल्प लिया 2010 में कि मेरे पास जो व्यक्ति कैंसर पेशेंट आएगा तो मैं कम से कम अपना काम छोड़ के उसको 1 घंटा कम से कम दूंगा और उसको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा कि करना क्या है, जाना क्या है। उस वक्त तो स्थिति मेरी ऐसी थी, 2010 से लेकर 2015 तक मैं अकेले आता था पेशेंट के साथ में। सुबह आता था पंजाब मेल से, और जब पंजाब मेल सुबह अगले दिन 26 घंटे पहुँचती थी 8 बजे दादर स्टेशन पर, और उसका मैं काम कराता था और उसको बोलता भाई मैं आपके यहाँ पर सिर्फ 16 घंटे रुकूंगा, और उसी रात को उसी ट्रेन से वापस आगरा आता था। वो मेरे अंदर स्थिति थी कि मैं सोचता कि यार मैं परेशान हुआ हूँ, मेरे इतना परेशान कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। मैंने लोगों से पैर छू के ब्लड मांगा है कि सर प्लीज़ सर मुझे ब्लड दे दीजिए, मेरी पत्नी को ब्लड की आवश्यकता है सर गंगाराम में। लोग बोलते टाइम नहीं है, वी हैव नो टाइम। सर टाइम कब है? सुबह 4 बजे। तो मैं गाड़ी निकालता था, 4 बजे उसके घर पहुँचा था, सुबह 4 बजे, क्योंकि उसको नोएडा जाना होता था नौकरी करने के लिए। तो पहले भाई जी मैं मतलब मैं समझ नहीं पाता था कि मैं कैसे करूँ। मैंने प्राइवेट जो मैंने कैटेगरी अपनाई थी टाटा हॉस्पिटल में, तो ताली भाई मैंने खुद हर 7 दिन के बाद इसी चीज़ को देखते हुए ब्लड डोनेशन किया हुआ है, हर 7 दिन में एक बार। आर यू इमेजिन? आप कल्पना कीजिए, मैं निर्भय गुप्ता 7 दिन के बाद प्लेटलेट्स देने आता था, क्योंकि लोगों को रोते हुए देखता था वहाँ पर मैं, अरे प्लेटलेट्स नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई ब्लड बैंक में। उस टाइम पर डॉक्टर एक इकरा हुआ करती थी और एक डॉक्टर सलमान हुआ करते थे और एक मनीष डॉक्टर हुआ करते थे। वो बहुत तारीफ़ करते थे मेरी। मैं भी सोचता था ठीक है यार आप तारीफ़ कर रहे हो लेकिन लोगों की मदद करो। तो कार्ड बनवा लेते थे, कार्ड, और कार्ड मारता था लोगों को धर्मशाला में, कार्ड लीजिए आप ब्लड ले लेना, कार्ड लीजिए ब्लड ले लेना, रोइए मत, मैं करूँगा।
तो वो तब ये सारी देखते हुए फिर मैंने वो चीज़ को इतना बढ़ाता गया, करता गया, बढ़ाता गया, कारवां, तब मैं अकेला था, आज 500 लोग मेरे साथ में हैं। आज न जाने, आज टाटा मुंबई, टाटा बनारस, RKMS वृंदावन, मैक्लोडगंज, छिंदवाड़ा, आगरा पुष्पांजलि, आगरा रेनबो, यहाँ पर अपना टोल टैक्स पर टूडला पर जो सेवर्थ कैंसर हॉस्पिटल, ये हम लोगों का नेटवर्क बन चुका है और हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं कैंसर पेशेंट्स की। तो सर जैसा भी आपने बताया, सेवा भाव तो आपके पास था ही पहले से, आपने पढ़ा, उसे एक्सपीरियंस किया और फिर आपके साथ ये दुखद घटना भी जो आपके सामने आई आपको, फिर उसके बाद आपने लोगों को ऐसी परिस्थितियों का गुजरना ना पड़े, आपने इसे अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा बना लिया। हमने अभी देखा पिछले दिनों समाचार के माध्यम से कि कुछ मरीज़ जिनके परिवार का पता नहीं होता और आप उन्हें जाते हैं, उनका हाव भाव लेते हैं, फिर बाद में उन्हें परिवारों से मिलवाते हैं। तो ये मैं इसका भी एक किस्सा बताता हूँ। इसका भी एक छोटा सा किस्सा है कि जब मैं सरकारी अस्पताल में जाता था, सब वार्ड्स में जब मैं चेक करता था, तो मैं जब उन लोगों को देखता था कि ये लोग, कुछ लोग वहाँ ऐसे पड़े हुए जिनका कोई नहीं है, तो पूछता था भाई ये कैसे है, किसी भी ट्रेन से गिर गया है टूडला स्टेशन पर, मेरे कौन है कि कोई नहीं है सर इसके साथ में, तो क्या करना चाहिए कि सर हम तो नहीं कर सकते, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ की, किस चीज़ की आवश्यकता है इसको, कि दवाइयों की आवश्यकता है। तो डॉक्टर से बोलता था, जब जिला अस्पताल हुआ करता था, कि सर प्लीज़, डॉक्टर मनोज उस टाइम पर फिजिशियन के HOD हुआ करते थे, तो वो मेरे को लिख के देते, निर्भय इसको करिए, ये दवा इसको मिल जाएगी तो शायद ये बच सकता है। तो मैं रात ही रात में वो मेडिकल से ला के 1000 रुपये, 500 रुपये, जो जिसकी कैपेसिटी है ला के मैं एक अपना अकेला करता था। लेकिन एक बार एक व्यक्ति ने बस स्टैंड में, मेरे दोस्त ने देख लिया ये काम करते हुए, वो क्या कर रहा है, तो तू चल मेरे साथ में, तो वो मेरे साथ जुड़ गया, बोला मैं भी करूँगा ये काम। तो फिर मैंने 2016 से लेकर 2022 तक मैं अकेला जाता था, रात के टाइम गोदाम बढ़ाया, रात को 8 बजे गया और पूरा जितने हॉस्पिटल, जितने भी वार्ड्स हैं, सबके चक्कर लगाता था और जाके के पूछता था अननोन पेशेंट तो नहीं है, जिस के फाइल में अज्ञात लिखा था उसके लिए मैं पीछे बढ़ जाता था, अब इसको ठीक करना है मेरे को। पश्चिम बंगाल, नेपाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यूपी गवर्नमेंट का, इम्फाल आप कितना दूर है इम्फाल, आप सोच, केरल, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के मतलब जो लोग यहाँ मजदूरी करने आए, या कोई किसी को अटैक आ गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, लोग गिर गए, लोग उन्हें उतार लिया, उसको पुलिस ने यहाँ CHC टूडला भर्ती कर दिया, क्योंकि टूडला CHC से लोग यहाँ आते हैं। तो फिर ये जो दूसरा जो काम था मेरा अननोन पेशेंट की मदद करने का, ये इसलिए था क्योंकि मुझे को लगता था कि यार ये किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का मामा, किसी का भांजा हो सकता है। अगर मेरे द्वारा इसकी जान अगर बच जाती है तो शायद ये अपने परिवार के पास चला जाएगा। नहीं तो जिला अस्पताल की स्थिति आप समझते हैं क्या होती है। उसमें हमारी डॉक्टर निमित गुप्ता, जो प्राइवेट ट्रामा सेंटर में न्यूरो सर्जन है, उन्होंने हमारी बहुत मदद करती, इतनी मदद उन्होंने हमारी की, अभी आज तक भी वो करते हैं कि क्योंकि हमारे फिरोजाबाद शहर में कोई भी न्यूरो सर्जन नहीं है सरकारी अस्पताल में, लिहाजा हमको उस पेशेंट को वहाँ से उठाना पड़ता है। अपनी जिम्मेदारी पे मैं अपना कंसर्न करता हूँ, अपने साइन देता हूँ, अगर कोई दिक्कत हुई जिम्मेदारी मेरी होगी, और लेके उसको तुरंत प्राइवेट ट्रामा सेंटर हम लोग अपनी संस्था के खर्चे पे करते हैं। तो सर आप जो संस्था रन कर रहे हैं, अब दर्शकों के ध्यान में ये ख्याल आएगा तो इसका मैनेजमेंट आप अपने स्तर से करते हैं कि बाहर से भी लोग आपको सहयोग करते हैं? जब लोगों ने मेरे को लोगों ने जब देखना शुरू किया, लोग मेरे बारे में आर्टिकल पढ़ते थे तो मुझे फ़ोन करते थे कि निर्भय भाई मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझे बताइए, आपको कुछ चीज़ की आवश्यकता हो। तो मैं उनको बोलता था कि यार मुझे आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना कर दीजिए कि यदि कोई पेशेंट अगर आएगा और उस चीज़ की उसको आवश्यकता होगी तो मैं आपको आई विल कॉल यू। तो वो बोलते थे ठीक है ना बात कर। तो जब मैंने उनको फ़ोन करना शुरू किया तो एक की जगह 10 लोग हो गए, फिर 10 की जगह 100 लोग हो गए। तो वो लोग इतने बढ़ते गए कि उन्होंने मैं समझ नहीं पाया कि लोग इतना पैसा मेरे पास। अब मैंने बोला कि उस पेशेंट को 10,000 रुपये की दवाई की ज़रूरत है, तो इतना बोलते थे कि बस आप मेरे को क्योंकि लेकिन हाँ एक बात तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया कि जब शुरुआत में अपनी जेब में से पैसे खर्च करता था, झूठ बोलता पापा से, पापा जी वो ना मेरे को 200 रुपये खर्च के लिए चाहिए। किस लिए चाहिए? अभी खर्च के लिए। वो 200 की दवाई लेके उनको दे देता था मैं, या फल ला के उनको दे दिया। लेकिन लोगों ने जब देखना शुरू किया तो लोग मेरे पास आते गए। फिर हम लोगों ने एक फंड बनाया, जितने भी हमारे
गोदाम के जो लोग गोदाम चलाते हैं, जो लोग कारखाना चलाते हैं, जो लोग स्टॉक चलाते हैं, वो हमारे पास आए, मेरे भाई हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन आपको करना चाहते हैं, लेकिन समय तो नहीं दे पाएंगे आपको, लेकिन आपके साथ कंट्रीब्यूशन कर लेंगे आप। तो वो मेरे साथ कंट्रीब्यूशन करने के लगातार आते हैं, कोई 1000 रुपये महीना, कोई 500 रुपये महीना, कोई 200 रुपये महीना, कोई 100 रुपये महीना, कोई 5000 रुपये महीना, कोई 10,000 रुपये महीना, कोई 1 लाख रुपये दे देता था हमको। हम तो यही नहीं समझ पाते थे कि डॉक्टर, हमारे तो एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपये दे दिए, मेरे भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको 1 लाख रुपये नगद देना चाहता हूँ। तो मैं समझ नहीं पाता था, ये तो ऊपर वाला है, जैसे वो कराए। लेकिन मेरी स्थिति ये थी कि छोटे से कारोबार को करते 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 लोग इतने इम्प्रेस हुए, व्यवस्थाएं बनी कि आज कोई भी अननोन पेशेंट आता है तो 100 लोग तैयार हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, अगर जैसे हमको मालूम पड़ता है तो आपने सर की कहानी, जर्नी को सुना। सर ने परिवार से भी जो झूठ बोला, तो समाज में जिन लोगों को लोग नकार देते हैं उनकी मदद के लिए आप सर की जर्नी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय हमें भेज सकते हैं। से MTF न्यूज़ के लिए मोहम्मद तालिब।